सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि स्थिति किस राज्य का स्थिति कहाँ पर है, उसके बाद ही भारत के भूगोल पर हम लोग आएंगे। ठीक है, आगे चल के देखिए, इसमें अगर आपको स्थिति पता है ना भारत का, तो आप आराम से कोई भी चीज निकाल सकते हो कि और हो सके तो बनाने के लिए सीखिए भारत का है। ठीक है, देखिए अगर आगे चल के हम ये बताएंगे कि कौन सा खदान कहाँ पर है। अरे शांत रहो, अब नहीं तो बात करना है तो बाहर जाके देखिए कोयला कहाँ पे है। तो अगर आपको ये पता है ना, सी लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका कोयला का क्षेत्र। लेकिन अगर ये पता रहे तब ना कि ये उड़ीसा को टच करे, ये झारखंड को टच करता है, ये वेस्ट बंगाल को टच करता है, और यहीं पे कुल पेटी है कोयला का। ठीक है, याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जी लिखा हुआ है, जी फॉर गुजरात, जी फॉर ग्रेनट, ग्रेनट मतलब मूंगफली। ठीक है, फिर जी फॉर हो जाएगा गधा, आधी जगह गधा यहीं पे है। ठीक है, फिर जी फॉर जिप्सम, जिप्सम यहाँ तो नहीं है, जिप्सम यहाँ पे है राजस्थान का। जी फॉर गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट भी कहाँ है, गुजरात में। यहाँ पे बब्बर शेर यही का है ना, बब्बर शेर, गिर फॉरेस्ट। तो पूरे वर्ल्ड में दो ही जगह पाया जाता है बब्बर शेर, एक हमारे यहाँ, एक अफ्रीका में। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि वहीं से तो टूट के आया था हमारा भारत। ठीक है, तो कुछ वहां पे रह गया, कुछ है जो इस भूमि पे था, गुजरात वाला क्षेत्र में, यहीं पे रह गया। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में दो ही जगह बब्बर शेर होता है, एक अफ्रीका में और एक हमारे यहाँ। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम राज्यों की स्थिति देख लेते हैं, कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है, इसी पर हम लोग आपको एक दिन हम आपको याद करवा देंगे कौन सा मुख्यमंत्री कहाँ का है, ट्रिक से याद करवा देंगे, राज्यपाल सब ट्रिक से याद करवा देंगे, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहीं पे याद हो जाएगा सब। सर ये आपको करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि 2600 राज्य, सॉरी 2800 राज्य का एक ही दिन बदल जाता है, एक दो को बदलते रहता है, जो कि आप न्यूज में देखते रहते हैं, वो तो याद रहेगा। अभी मध्य प्रदेश का कौन बने बताइए था, बस एक आध वो जो बदले, बस उसी को चेंज कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 7, और यहाँ पे राज्यों की संख्या भी कितनी है, 7 ही है। उतारने की जरूरत नहीं है, आप लोग को सेट मिल जाएगा, देखिए सब मिल जाएगा। ठीक है, पूरा मिल जाएगा। तो इसमें इसको 7 सिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे उत्तर पूर्व भी कहा जाता है। उत्तर पूर्व देखिए नहीं हो जाएगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर राज्य। देखिए यहाँ पे इधर है म्यांमार, प्राचीन मार बर्मा था, नाम बर्मा है। तो यहाँ पे एक, अच्छा राम नाम से शुरू करते हैं, राम नाम से शुरू करते हैं। अच्छा राम नाम से शुरू करेंगे तो त्रिपुरारी जो इनका मित्र हैं, क्यों जी, त्रिपुरारी नाथ भी नहीं से सके हुए। अरे क्या हो गया, यहाँ पे एक जनजाति है मिजोरम, क्लियर। मिजो जाति के लोग है ना, मनी को ढूंढते हुए, मनी की चीज में मिलता है, नाग में। कहाँ पहुंच गया, अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ये चारों जो राज्य हैं किसको टच करता है, म्यांमार को टच करता है। तो म्यांमार को टच करने वाले 4 राज्य हो गए। ठीक है, ये देखिए एक ये है मेघालय। ठीक है, ये है मेघालय, और ये जो सबको टच करता है ये है असम, इसको कहते हैं, ये है मेघालय। देखिए एक यहाँ पे एक राज्य है जो कि इधर से आप देखेंगे कि आगे टच हो जाता है, उसका नाम है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल किसको टच करता है, असम को।
तो असम को कितने राज्य टच करता है? तो असम को कुल मिला के 7 राज्य टच करता है। याद रखना, असम से सीमा बनाने वाले कितने राज्य? 7 राज्य हैं। याद रहेगा कौन कौन? मिजो जाति को मिजो जाति के लोग मणि को ढूंढते हुए किस चीज में? नाग में। कहाँ पहुंच गए? अरुणाचल प्रदेश। एक हो गया मेघालय और एक हो जाएगा त्रिपुरा इधर और एक इधर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो यानी कि असम को कुल मिला के कितने राज्य टच करेंगे? 7 राज्य टच करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें वेस्ट बंगाल को हटा दिया जाए तो इसको पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। और राज्यों की संख्या इसमें कितनी होती है? 7। 4 को इधर हो गया, 5, 6, 7, कुल मिला के 7 राज्य। बताइए कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? आगे बढ़े ना। और देखिए कि यहाँ पे एक टेटन निकला हुआ है ना, एकदम माथे पर टेटन निकला हुआ है। देखना नहीं निकला हुआ है ना। ये कौन सा राज्य है? कुल मिला के 8 राज्य तो हो गया यहाँ पे हम लोग का। 20 और है ना। चलिए देखते हैं। ये है यूपी। अब ठीक बीचे बीच से शुरू करते हैं। यूपी के इधर भी 8 लिख दीजिए, नीचे भी 8 लिख दीजिए, दाएं और बाएं सभी जगह 8-8 लिख दीजिए। इसलिए क्योंकि यूपी जो है 8 राज्यों को टच करती है। यूपी कितने राज्यों को? 8 राज्य। तो सबसे अधिक राज्यों को जो टच करती है उसका नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब एक एक राज्य के बारे में देख लेते हैं। इधर है आपका बिहार और ये है आपका झारखंड। नीचे है मध्य प्रदेश और 2 छठा है मध्य प्रदेश और ये है आपका छत्तीसगढ़। इधर आप हरा भरा याद रखना, हरा भरा नाम है हरा भरा और दोनों सुखाड़ प्रदेश है। दोनों सुखाड़ प्रदेश है, हरियाणा और राजस्थान। तो ये ऊपर में हो गया हरियाणा और नीचे में हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में 2 बताइए कौन कौन? ये है यूपी से वो छठा है उत्तराखंड और हिमालय का प्रदेश हिमाचल प्रदेश। तो कै गो यहाँ पे हो गया? 9 गो यहाँ पे हो गया और उधर हो गया 7 गो। 7 1 8 गो ना। तो कुल मिला के कितना हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? पहले तो एक सिंपल था ये है ना। पहले एक सिंपल राज्य था ये। अभी के डेट में 2 राज्यों में कन्वर्ट हो चुका है। राज्यों नहीं, वो 2 केंद्र शासित प्रदेश में। एक है जम्मू कश्मीर और एक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पंगू राज्य से। और इधर है आपका पाकिस्तान। तो ये कौन कौन टच करता है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। अब जो है ये मात्र और मात्र 3 राज्यों को टच करता है। पहले कितने राज्यों को टच करता था? 4 राज्यों को। और अब 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ये हो गया आपका पंजाब, ये हो गया आपका राजस्थान और ये हो गया आपका जी फॉर गुजरात। यहाँ पे जी लिखा है। ठीक, ये जस्ट इसके जस्ट नीचे हो गया आपका यहाँ पे बम्बई है ना। ये हो गया महाराष्ट्र, बम्बई नहीं सॉरी मुंबई है। तो यहाँ पे हो गया मुंबई है ना, यानी कि महाराष्ट्र। इसके नीचे गोवा। गोवा की ये क्या हो गया? कर्नाटका। क से शुरू करेंगे, कर्नाटका। फिर कैसे ही है, फिर ये है आपका तमिलनाडु। ये है यहाँ से 2 हो जाएगा। ये है आंध्र प्रदेश और ये हो गया तेलंगाना। ये बताइए उड़ीसा और इसके ऊपर वेस्ट बंगाल। बस हो गया, और क्या, इतना ही। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 क्या हो गया? 12। तो इसमें 12 हो गया। ऊपर वाला में उधर कितना हो गया था? 7 और 9 ना। 9। तो कुल मिला के कितने राज्य हो गए? 28। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा
इसमें 7 गो और एक ही कितना 8, ठीक है। इसमें कितना 9 और इसमें कितना। राजस्थान 2 बार काउंट हुआ है, इसमें भी राजस्थान काउंट कर लिए हैं, इसमें भी राजस्थान काउंट कर लिए हैं, ठीक है। इसलिए 2 बार हो रहा था, 29 हो रहा था, क्लियर है ना। तो इसमें सिक्किम को छोड़ दिए, छोड़े कहा, सब तो काउंट हो ही गया। कुल मिला के कितना राज्य हो गया 58। याद हो जाएगा। अगर ये याद रहेगा तो आगे चल के बहुत आसान हो जाएगा, सब चीज आसान हो जाएगा। देखिए कल आपको इसी पे हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री 2800 राज्य के तुरंत याद करवा देंगे यहीं पे। चले आगे, बस कहानी भाई मेरा तो है, कहानी सुनाएंगे याद हो जाएगा। सबसे पहला हम देख लेंगे कि भारत आखिर वर्ल्ड मैप पर मिलेगा कहाँ, ठीक है। तो भारत आपका वर्ल्ड मैप पर मिलेगा, ये मान लेते हैं पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। अगर इसको जीएमटी लाइन ले लेते हैं, याद है ना जीएमटी, तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो भारत यहाँ पर मिलेगा, तो भारत की स्थिति तो क्लियर हो गया। भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति, भारत पूर्ण रूप से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अब सवाल यह है कि भारत का लंबाई और चौड़ाई बहुत ज्यादा है, यानी कुछ न कुछ अक्षांश के, कुछ न कुछ देशांतर और कुछ न कुछ अक्षांश के बीच में होगी। तो आपको ये अगला क्वेश्चन ये है कि चलिए बताइए इसका विस्तार कितना कितना डिग्री अक्षांश और कितना कितना डिग्री देशांतर के बीच है। ठीक से याद करेंगे सारा चीज, है ना। जहां पे भी आपको याद करने वाला चीज रहेगा जियोग्राफी में, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, हम याद करवाएंगे। जहां पर भी याद करना है यहीं पे याद करवाएंगे। तो जियोग्राफी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ पढ़ने के बाद, इतना हम गारंटी लेते हैं। अगर आपसे छूट रहा है इसका मतलब सामने वाला से भी छूटेगा, दूसरा किताब से थोड़ी पढ़ के आया होगा। और हाँ, कोई भी एग्जाम का, हम सिंपल रेलवे और एसएससी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का, यूपीएससी आइए, बीपीएससी आइए, किसी का भी एग्जाम का क्वेश्चन होगा, छूटेगा नहीं। चलिए देख लेते हैं अब, इसका मतलब समझ रहे हैं। भारत का हम विस्तार लिखना चाह रहे हैं कि कितना से कितना के बीच है। इसका मतलब कुछ न कुछ अक्षांश के बीच में होगा और कुछ न कुछ देशांतर के बीच में होगा, इसलिए इसको इस रूप में लिखें, ठीक है। इसको हम करते हैं नॉर्थ, इसको कह देते हैं साउथ, ये है ईस्ट, ठीक है। तो भारत का याद करना है तो 7 7 8 भारत का मैक्सिमम चीज जो है 7 और 8 पर है। आगे चल के हम बहुत सारा डाटा भी देंगे जिसमें 7 और 8 मिलेगा। तो 7 7 8 8, फिर 3 का 3 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, ठीक है। याद रहेगा मोटा मोटा, ठीक है। तो इतना डिग्री नॉर्थ से, अब यहाँ पे साउथ मत कर देना, साउथ करने का मतलब समझ रहे हैं ना, कहाँ चला जाएगा, विषुवत रेखा से नीचे से, इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री, कहीं आप इससे कंफ्यूज न कर दें। चलो इसको हटाएंगे। और 68 डिग्री साउथ लिखें, वेस्ट लिखें कि ईस्ट लिखें, ईस्ट ही होगा। और ये भी, इसको क्या लिखें, ईस्ट ही। क्यों, क्योंकि भारत पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ये जीएमटी लाइन है ना, जीएमटी लाइन के अगर इधर आएंगे तब वेस्ट होगा, इधर रहेंगे तो क्या होगा, ईस्ट ही होगा। तो 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ और 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट के बीच में है। बताइए कोई दिक्कत? अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में अक्षांश, कितना अक्षांश का अंतर हो जाएगा, तो लगभग 29, और इधर से इधर तो यहाँ पर भी लगभग 29। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत का आकार कैसा होगा, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय होगा। बताइए कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? भारत का विस्तार
भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? तो लिखने के लिए क्या लिखेंगे? 7 7 8 फिर 3 का 3 6। ठीक है, अब देखा जाए तो हो गया 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ है और 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट। लेकिन अगर मिनट भी दे दे तब बहुत आसान है सर। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 ज्यादा 4 तो 3 का दुगना करेगा। ठीक है, 6 8 तो एक बच गया कौन? 7 ना बचा। 8 डिग्री 7 मिनट हो गया। 1 से 2 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा ये। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना? देखिए ये लाइन क्लियर हुआ, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, इसके बाद ये है कि भारत में पूर्ण रूप से पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये भी क्लियर। अब ये जो चारों छोर है, इसका चारों छोर का आपका नाम पूछेगा कि ये यहाँ पे कौन है, यहाँ पे छोर पर कौन है, यहाँ पे कौन छोर पर है, छोर पर कौन है, चारों छोर का नाम आपसे पूछेगा। ठीक है, तो अगला हम यही देख लेंगे कि चारों छोर पर कौन कौन सा जगह है। अब एक तो देख लिए कि हमारा भारत है कहाँ आखिर। अब इसके बाद अगला इसमें टॉपिक है कि उस छोर का नाम बता दीजिए, चारों छोर का नाम बताइए। सबसे पूर्वी छोर पे कौन, सबसे पश्चिमी छोर पे कौन, सबसे उत्तरी छोर पे कौन और सबसे दक्षिणी छोर पे कौन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप राज्य का ही नाम बताइएगा। यहाँ पे कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ेगा? गुजरात। ऊपर में जम्मू कश्मीर और नीचे में पड़ जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो सबसे पहले इधर देख लीजिए कौन है, तो किवीटू। अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। और यहाँ पे कौन पड़ेगा, है ना, गोहर मोती कहिए, सर क्रीक। सर क्रीक पर है एक गांव छोटा सा जिसको कहते हैं गोहर मोती। गोहर मोती सर क्रीक पर है, सर क्रीक, है ना, गोहर। चलिए यहाँ पे आप लोग को तो बचपन में से ही याद होगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट नहीं, है ना, कौन सा है? केप, है ना, केप केमोरिन, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे है आपका कन्याकुमारी। सवाल यह है कि सर केप किसको कहते हैं? केप कहते हैं किसको? केप कहते हैं लास्ट बिंदु, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? केप कहते हैं। कन्याकुमारी तो है, लेकिन कन्याकुमारी तो शहर हो गया पुराना। वो लास्ट बिंदु बताइए जहां पे सागर टच करता हो, केप केमोरिन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो जगह है ये तो शहर हो गया, ये छोटा सा शहर जो हुआ कन्याकुमारी शहर हो गया, लेकिन वो जगह कौन है? तो केप केमोरिन, ये है केप केमोरिन। और इधर कौन है? इंदिरा पॉइंट। तो उम्मीद है आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और आपके दिमाग में ये हो सकता है कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ दे कि V2 कितना डिग्री अक्षांश पर है और कितना डिग्री देशांतर पर है। आपसे ये पूछ देगा कि V2 कितना डिग्री देशांतर पर है, बताइए कि V2 कितना डिग्री देशांतर पर। समझ में आ गया? और आपसे ये भी पूछ सकता है सरकरी के कितना डिग्री देशांतर पे है? 68.7। उसी तरह से आपसे पूछ सकता है केप केमोरिन 8 डिग्री क्या अक्षांश, और ये क्लियर हो गया ना ये चीज। तो ये 4 पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। देखिए भारत की स्थल भूमि के अंदर का दक्षिणतम छोर कौन सा हो गया? केप केमोरिन या कुमारी अंतरिक्ष। कहाँ है ये? कन्याकुमारी। वो शहर का नाम है कन्याकुमारी, और वो जगह जहाँ पे आपको समुद्र दिखेगा जहाँ से, उसका नाम है केप केमोरिन। यह है मुख्य भूमि के अंदर, लेकिन कुछ द्वीप भी भारत के अंदर में है, अंडमान और निकोबार।
तो देखा जाए तो ऊपर में है अंडमान और नीचे में है निकोबार, ग्रेट निकोबार। सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार, लिटिल फिर है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है उसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना, इस बिंदु को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कितना है 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट पर। सर यहाँ पे 4-5 है तो कर लो ना टाइम, तो 6 डिग्री 4 मिनट पर है। ये 2 डिजिट में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। तो ये है 6 डिग्री 4 मिनट। क्लियर है ये चीज। कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा की दूरी कितना है, सिंपल है 6, 7, 8, पीछे से लिख दिए हैं 6, 7, 8। देखिए ये है गोलार्ध, ये है विषुवत रेखा है ना, ये है भारत। तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितना है 6, 7, 8 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। कहां से, इंदिरा कॉल से, सॉरी इंदिरा पॉइंट से ना, मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि में यानी केमोरिन से, कन्याकुमारी से कितना 876 किलोमीटर पड़ेगा। बताइए सर कोई दिक्कत तो नहीं हुआ यहाँ तक। भारत के सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर है, या फिर इसी को कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। क्लियर है। इससे पहले पिग्मेलियन पॉइंट, ला ची मी या फिर पार्सन पॉइंट, ये तीनों पूछता है क्वेश्चन किसका नाम है। इंदिरा पॉइंट का ही नाम है। कौन कौन, एक पार्सन पॉइंट, दूसरा ला ही चिंग और तीसरा पिग्मेलियन पॉइंट। उसी तरह से बताइए भारत के सुदूरतम उत्तरी बिंदु क्या होगा, सियाचिन ग्लेशियर में पड़ेगा इंदिरा कॉल। भारत के सुदूर व पूर्वी बिंदु बताइए, सबसे पूर्वी। क्लियर है ना। यह किबेटू गांव अरुणाचल प्रदेश पर स्थित है, यह अंजा जिला में स्थित है। सुदूरतम पश्चिम बिंदु, पश्चिम में कौन है 68.7 से पूर्वी देशांतर पर स्थित है, गुजरात का कच्छ जिला है ना। गुहरमोती गांव है, किस पर स्थित है, सरगिरी पर स्थित है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, दोनों में लगभग कितना 29 डिग्री और कुछ मिनट, यानी लगभग 30 डिग्री का गैपिंग है। अच्छा, 30 डिग्री का गैपिंग है, मतलब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का लंबाई तो सेम होना चाहिए, लेकिन सर अंतर क्यों है। देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है 3, 2, 1, 4 और पूर्व से पश्चिम 2, 3, 2, 9, 3, 3। सर ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या है। जैसे है तो भारत इस तरह से देखा जाए तो दोनों में 30 डिग्री का अंतराल है, गैपिंग कितना का है, लगभग 30। इसका मतलब ये था कि यहाँ से भी यहाँ के बीच की दूरी कितना है 3, 2, 1, 4 और यहाँ से यहाँ तक 29, 33। सर इतना का गैपिंग कैसे हो गया। नॉर्थ से साउथ इसकी लंबाई इतना, ईस्ट से वेस्ट की लंबाई कितना है 29, 33। क्यों हुआ आखिर, इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। नहीं सर, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.1 किलोमीटर, ये फिक्स होती है। जब अक्षांश देशांतर पढ़ाए थे तो बताए थे, ठीक है। लेकिन दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती जाती है, घटते जाती है। क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए दूरी ज्यादा होगा, जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे, दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती जाती है, और घट के कहाँ पे आपका ध्रुव पर क्या हो जाता है, एकदम से न्यूनतम हो जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 30 डिग्री का अगर गैपिंग है और यहाँ पर 30 डिग्री का गैपिंग है, क्या दोनों दूरी समान होगा क्या, नहीं। यही कारण है कि इन दोनों में इतना किलोमीटर का अंतर पड़ जाता है। क्लियर है। देखा जाए तो दोनों का अक्षांश देशांतर के बीच में कितना का गैप है, 30 का गैप है, लेकिन दूरी में क्या है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्यों पड़ा, समझ में आया। इसलिए पड़ा क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना, और 30 डिग्री अक्षांश से शुरू होता है, कहां तक जाता है। इसका मतलब है कि
अक्षांश दो अक्षांशों के बीच की दूरी तो सेम होता है, लेकिन दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होता गया, घटते जाते हैं। क्लियर हो गया ना ये चीज? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी कम होते जाती है, जबकि अक्षांशों के मध्य लगभग समान दूरी बनी रहती है। अक्षांशीय विस्तार का अब देख लेते हैं प्रभाव। अक्षांश का प्रभाव क्या होता है बताइए? जलवायु और देशांतर समय बताया है ना। तो अक्षांश हमें जलवायु बतलाता है। तो अच्छा ये बताइए कि हम किस प्रकार के जलवायु में रहते हैं। तो देखिए भारत से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य जो है इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहता है कि नहीं? यह हुआ कर्क रेखा और ये हुआ मकर रेखा। और हम आपको ये भी बताए थे इन दोनों के बीच में जो भी देश होगा ये कैसा प्रदेश होगा, उष्णकटिबंधीय प्रदेश होगा। इसके ऊपर वाला जो भी प्रदेश होगा शीतोष्ण, और इसके ऊपर वाला क्या होगा, शीत कटिबंधीय। तो पहला क्लास में ही बताए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक। तो अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव देखिए, लगभग 30 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार होने के कारण। अच्छा बताइए 1-2 डिग्री का अक्षांश का विस्तार नहीं है, 30 डिग्री का अक्षांश का विस्तार है। इसका मतलब ये हुआ, ये विषुवत रेखा अगर देख लिया जाए तो यहाँ का जलवायु कुछ, यहाँ का जलवायु कुछ, यहाँ का जलवायु कुछ। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे ठंडा होते चला जाएगा। हाँ सर, तो इसका मतलब साफ है कि भारत में हर एक राज्य का जलवायु अलग अलग है। क्लियर? देखिए एक रेखा है कर्क रेखा जो भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरता है, भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरता है। यहाँ पे देखिए लगभग 30 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार होने के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है तथा मृदा और वनस्पति के प्रकारों में भी विविधता परिलक्षित होती है। क्लियर हुआ ये लाइन? अच्छा ये बताइए कि अगर बारिश जैसा होगा उसी के अनुसार मिट्टी भी होगा, पेड़ पौधा भी वैसा ही होगा। अगर ज्यादा अगर सूर्य तप है तो पेड़ की छाले क्या होगी, कड़ी हो जाएगी, और अगर धूप कम है तो पेड़ का लकड़ी कैसा होगा, मुलायम हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कहां से, मध्य भाग से गुजरता है। अब आपसे पूछेगा भी वो राज्य का नाम बताइए, तो ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा हमारा गुजरता है। तो इसका बहुत सारा तरीका, मित्र पर गमछा झाड़, उसमें भी आ जाएगा आपका मित्र पर गमछा, मी से मिजोरम, से दोनों साथी है, ध्यान रखना ये बार बार आएगा, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, म से, राजस्थान हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा यहीं पे देख लो, यहीं से राजस्थान ले लेते हैं, झाड़ से हो गया। तो कुल मिला के कितने राज्य हो गए, 8 राज्य। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि पूर्व से पश्चिम राज्यों को सजा दीजिए, पहले किस राज्य में प्रवेश करती है कर्क रेखा। तो थोड़ा सा देखिए हमसे, ठीक है। तो पहले गुजरात, इसी पर देख लो ना, पहले गुजरात, गुजरात के बाद थोड़ा सा टच करता है राजस्थान, राजस्थान के बाद ये वाला बीच वाला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। पहले गुजरात, दूसरा स्थान पे, तीसरा स्थान पे, चौथा स्थान पे, पांचवा स्थान पे झारखंड, फिर सबसे लास्ट में हो गया एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया। ठीक है,
फिर से एक बार फिर ना, तो रट लीजिए सर। चलिए कौन कौन सा राज्य होके गुजरेगा ये बताइए। पहला गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा और फिर ठीक है ना। तो ये हुआ क्रम में। ये देखिए बुक में आपको मिल जाएगा, असाइनमेंट में मिल जाएगा मतलब। अब सवाल है, अगला सवाल है कि कर्क रेखा से कौन सा शहर जो है सबसे नजदीक है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीसीएस का तो ये सब फेवरेट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। भोपाल जो है कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक कौन है? भोपाल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह है स्थल, यह है अक्षांश और यह है 30 डिग्री 30 मिनट, 30 डिग्री 30 मिनट, 23.5 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ 23.5 डिग्री यहाँ पे है, 23 डिग्री 30 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट 5 मिनट क्या है ये नीचे कर्क रेखा से। इसका मतलब है कि 11 मिनट कर्क रेखा के नीचे है। इसका मतलब है 19 मिनट कर्क रेखा के नीचे है। ठीक है, इसका मतलब 19 मिनट कर्क रेखा के नीचे है। इसका मतलब है 20 मिनट कर्क रेखा के ऊपर है। ठीक है ना। फिर इसका मतलब नीचे, फिर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब 2-4 को कम से कम आपको तो ऊपर वाला याद रख। कर्क रेखा से कौन कौन सा शहर नजदीक में पड़ेगा। तो पहला तो हो गया आपका, सबसे नजदीक कौन है? भोपाल। ठीक है, यानी कर्क रेखा के किधर है? कर्क रेखा के नीचे, यानी कहे तो दक्षिण में। ठीक है, कर्क रेखा के दक्षिण में, उत्तर में नहीं है। किधर है? दक्षिण में। गांधीनगर भी कर्क रेखा के दक्षिण में ही है। रांची भी कर्क रेखा के दक्षिण में ही है। उसी प्रकार से जबलपुर भी कर्क रेखा के दक्षिण में ही है। उज्जैन भी कर्क रेखा के दक्षिण में ही है और अहमदाबाद भी कर्क रेखा के दक्षिण में ही है। बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी देख लेना, कभी कभी अक्षांश पूछ देता है, तो अगर आप केवल ये भी याद रखेंगे ना, प्लस माइनस वाला, ये पूरा तो याद नहीं होगा, है ना, प्लस माइनस वाला याद रखना। ठीक है, अब गांधी जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, डंडा लेके चलते थे वो। ऐसे भी देख लो ना, 1-1 लिखा हुआ है ना गांधी जी में, 1-1, तो प्लस कितना? गांधी जी हमेशा पॉजिटिव रहते थे, है ना, तो ये है पॉजिटिव। गांधी जी में 2 डंडा निकला हुआ है। क्लियर हुआ? भोपाल कितना है? 5, है ना। भोपाल में ये देखिए हिंदी का 5 लिखा हुआ है ना, है ना। तो भोपाल कितना? प्लस 5 मिनट, डिग्री नहीं, 5 मिनट। ठीक है, रांची तो 19-20 में रहता है, 19-20 प्लस 19, रांची 19-20। ठीक है, जबलपुर भी कितना है? अच्छा, प्लस 19 का मतलब क्या हुआ? इसमें अगर हम 19 और जोड़ देंगे तो कितना पहुंच जाएंगे? 23 डिग्री 30 मिनट तक पहुंच जाएंगे, कर्क रेखा पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम अगर 4 आपको याद है ना, तो कुछ भी निकाल सकते हो। तो देख लेना कितना डिग्री अक्षांश पर पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि आपसे भी पूछ देइए जी। नहीं है, कोई भी शहर नहीं आपको मिलेगा। हाँ, गांव होगा तो गांव तो ढेर सारा होगा ना, गांव से नहीं मतलब है। आप जब भी पूछेगा शहर ही पूछेगा। ठीक है, तो पहला तो हो गया कौन? भोपाल, कितना? प्लस 5। उसके बाद गांधीनगर प्लस 11,
फिर रांची प्लस 19, फिर एक और है जबलपुर प्लस 19, फिर है उज्जैन, है ना, उज्जैन कितना है प्लस 21 ना। अरे प्लस 21 याद रखना और आसान है। उज्जैन का क्या, किससे शुरू करेंगे, यू से, और यू का मान कितना होता है, रिक्वे लगी है ये था नहीं। अहमदाबाद कितना है प्लस, गुजरात में है अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर है बाबू। ठीक है, सो हल्का फुल्का याद हुआ ये वाला, हल्का फुल्का कभी कभी पूछ देता है सर कितना डिग्री अक्षांश पे है, कितना डिग्री देशांतर पे है, ऐसा नहीं कुछ भी पूछेगा। ये 2-4 को जो शहर का नाम है ना आप याद कर लेना। एक बार पुनः चले शुरुआत बताइए। भोपाल कितना प्लस 5, इसके बाद गांधीनगर प्लस 11, उसके बाद रांची का बताए थे प्लस 19, उसके बाद जबलपुर का बताए प्लस 19, उसके बाद उज्जैन का बताए प्लस 21, उसके बाद एक और है ना अहमदाबाद प्लस 28। तो नीचे वाला तो पूरा हो गया, क्लियर आपका। हाँ, कोशिश करना एक बार कलम से लिखने के लिए। फिर ऊपर में कौन कौन है, कर्क रेखा के उत्तर में दोनों अय पर है, एक अगरतला है और एक आइजोल है। प्रश्न ये पूछा हुआ है निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के उत्तर में, अब फंस जाइएगा। ऐसे तो हम जरूर पढ़ लिए कि कर्क रेखा के आसपास में है, लेकिन कौन कर्क रेखा से उत्तर में है तब तो फंसेंगे। हाँ सर कुछ भी दे देगा इतना में से, आप बनाते रहिए। तो कौन कौन है, एक आइजोल है और एक अगरतला, ठीक है। मिजोरम की एक राजधानी हो गया और अगरतला त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ठीक है। कलकत्ता किधर पड़ेगा सर, नागपुर किधर पड़ेगा, नीचे, कोलकाता भी नीचे पड़ेगा, उदयपुर ऊपर पड़ेगा और वाराणसी भी ऊपर। तो एक हो जाएगा आपका उदयपुर और एक हो गया वाराणसी, ऊपर है उदयपुर और वाराणसी। कोलकाता और नागपुर कहाँ है, नीचे, कोलकाता और एक और क्या है, ये सब कर्क रेखा के अगल बगल वाला शहर है, ठीक है। तो वाराणसी कहाँ है, ऊपर, और एक और है उदयपुर, ये भी कहाँ है, ये राजस्थान में पड़ता है उदयपुर, तो निश्चित तौर पर ऊपर ही होगा। तो हल्का फुल्का भी इमेजिनेशन कर लोगे तो यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। समझ में आ गया पूरा, नहीं फिर भी एक बार पूछेंगे आपसे, देखते याद हुआ कि नहीं, बताइए। पहला भोपाल कितना प्लस, फिर बताइए प्लस, बताइए रांची प्लस 19, जबलपुर प्लस 19, उज्जैन प्लस मान 21, फिर बोलिए अहमदाबाद प्लस 28, और कुछ बताए थे, कलकत्ता, और कुछ बताए थे। चलिए ऊपर वाला बताइए, अगरतला और आइजोल और वाराणसी और उदयपुर, क्लियर है ना। तो कर्क रेखा से अब इससे ज्यादा क्या पूछेगा, राज्य भी देख लिए किस किस राज्य से होकर गुजरता है, और अगल बगल का हम शहर भी देख लिए। लेकिन एक चीज और छूट रहा है, कोई नदी वगैरह जो कर्क रेखा को 2 बार काटे। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार, या मध्य प्रदेश से या राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। कर्क रेखा भारत को लगभग कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित करता है। अब सवाल ये है
कि सूर्योदय पहले कहाँ होगा और सूर्यास्त कहाँ होगा? वो बता चुके हैं नहीं। जहाँ पहले सूर्योदय होगा वहीं पहले सूर्यास्त होगा। क्यों भाई? सबसे पहले पूरब में ही तो सूर्योदय होता है, तो ईस्ट में है ना। गुजरात में कहाँ अस्त होता है? सबसे पहले तो गुजरात। तो जहाँ पे पहले सूर्योदय होगा वहीं पे पहले सूर्यास्त होगा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा भी, इनमें से किस शहर में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो जो सबसे पूरब में है, तो सबसे पूरब में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और कहाँ सबसे सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होगा? वो भी अरुणाचल प्रदेश। उज्जैन शहर को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में उज्जैन को समय गणना के लिए केंद्र बिंदु के रूप में माना जाता था। उज्जैन से ही हम लोग क्या करते हैं? वही महाकाल वाला नगरी, वहीं से हम लोग क्या करते थे? पहले समय की गणना करते थे। मुगल काल में जय सिंह द्वितीय द्वारा उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और वाराणसी में वेधशाला का निर्माण कराया गया था। कभी सुने हैं? दिखाए थे कभी? ठीक है। कहाँ कहाँ है? चलिए, एक तो जहाँ पे ये थे, कहाँ पे? जयपुर। फिर दिल्ली में एक हो गया, और एक हो गया एमपी में। एमपी में कहाँ? उज्जैन। और दो हो जाएगा आपका यूपी में। कौन कौन? मथुरा और वाराणसी। कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक बार मैप में देख लीजिए। वेधशाला कहाँ पे है? चलिए, एगो तो दिल्ली हो जाएगा, दो यूपी में, बताइए। वाराणसी और मथुरा। एगो है एमपी में, एगो है जयपुर में। तो कुल मिला के कितनी संख्या हो गई इसकी? 5, है ना। इक्कीस जून को सूर्य उत्तरायण की स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। मतलब समझ गए? कर्क रेखा पर होता है 21 जून को। 21 जून को आप देखिएगा तो सूर्य अभी देखिए तिरछा जा रहा है ऐसे ना। 21 जून को एकदम सर पे हमारा रहता है, ऐसे ऐसे देखिएगा सूर्य ऐसे जाएगा, एकदम ऐसे। ठीक है। अब आइए देशांतर का प्रभाव क्या पड़ता है। देशांतर हमें क्या बतलाता है? देशांतर हमें समय बतलाता है। लगभग 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार होने के कारण भारत के सबसे पूर्वी और भारत के सबसे पश्चिमी में कितना घंटे का अंतर होगा? अच्छा, एक देशांतर में अंतर यानी कि 4 मिनट, तो 30 देशांतर का अंतर यानी कि 120, यानी कितना? 2 घंटे का अंतराल होता है। ठीक है। तो इलाहाबाद के समीप से गुजरने वाला 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का ग्रीनविच माना जाता है। और ग्रीनविच कितना समय आगे है? जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। तो आईएसटी और जीएमटी में कितना का फर्क है? 5.5 घंटे का फर्क है। तो भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि ये जो है कौन कौन सा राज्य से होकर गुजरती है, तो ऐसे गुजरती है। तो ये 5 राज्य है ना। कुमाऊं से याद रखिएगा, COMAU, कुमाऊं। सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, और यू से उत्तर प्रदेश। यू से हुआ उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आएगा? उत्तर प्रदेश के बाद है ना मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा ना, उड़ीसा के बाद कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। क्लियर हुआ? हाँ। अब आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा शहर को पहले वेधती है? तो इलाहाबाद। पहले था इलाहाबाद, लेकिन अब इलाहाबाद ऊपर भी कुछ शहर बस गया है ना। नैनी,
कुछ दिन तक नहीं रहा। अब इसके ऊपर एक वेब सीरीज सुने होंगे, सेंटर दिया है वहाँ। तो अब है मिर्जापुर। लेकिन ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस में अगर पूछता है, यूपीपीसीएस में, तब आप क्या करेंगे, मिर्जापुर ही रहेगा वहाँ पे, तीनों तो रह नहीं सकता है। तो देखिए पहले कौन है, इलाहाबाद था, इसके जस्ट ऊपर और इसके जस्ट ऊपर। भारत स्तर पर रहता है तो इलाहाबाद ही देता है ना, बड़ा शहर तो यही है। और इलाहाबाद अब नाम नहीं है इसका, अब इसका नाम है प्रयागराज। हमारे यहाँ का जीएमटी कौन है, भारत का जीएमटी कौन सा शहर, इलाहाबाद होगा कि उज्जैन होगा? इलाहाबाद यानी प्रयागराज की उज्जैन, प्रयागराज मत कर देना, उज्जैन है। क्यों भाई? तो प्राचीन काल में हम लोग यहीं से समय की गणना किया करते थे। मानक समय के निकट प्रमुख शहरों का क्रम है ना। तो मानक समय समझते हैं ना, 82.5 डिग्री के आसपास कौन कौन सा शहर है? तो रीवा है, सागर है, उज्जैन है और होशंगाबाद। उज्जैन तो है ना, उज्जैन थोड़ा नीचे पड़ता है ना, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ेगा ना। तो प्राचीन काल में उज्जैन ही था हमारे यहाँ, हाँ सबसे पहले। ब्रिटिश काल के दौर में 3 अलग अलग मानक समय थे, बॉम्बे, दूसरा कोलकाता। तो तीनों को, एक बॉम्बे हो गया, कोलकाता और एक है बगान मानक समय। पूरे देश के चाय बगान मजदूर इसी बगान मानक समय के हिसाब से काम करते थे। ये भारत में क्या समय है, बम्बई में क्या है, कलकत्ता में क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। कितना बजे छुट्टी होगा तो उसका अपना फिक्स है टाइम। तो ये है बगान मानक। असम के चाय बगानों में यह मानक अब भी लागू होता है। वहां पे जो काम करने जाते हैं ना, अभी भी जाता है। भारत में केवल कितने टाइम जोन है? एक टाइम जोन है। सर्वाधिक टाइम जोन किसका है? रूस का। काफी लंबा है ना, इसलिए अलग अलग टाइम जोन है। अमेरिका का 6 टाइम जोन है। उसके बाद समुद्री पार क्षेत्रों को मिलाकर सर्वाधिक टाइम जोन किसका है? फ्रांस के। कितना है? जबकि यूएसए का कितना है? पाकिस्तान ग्रीनविच से कितना? 5 घंटा आ गया और हम लोग 5.5 घंटा आ गए। क्लियर? मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं? छत्तीसगढ़ स्थित सूरजपुर जिला में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी हाल फिलहाल का, कि जीएमटी और है ना, नहीं जीएमटी नहीं, आईएसटी और कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ आके मिलते हैं? तो छत्तीसगढ़ में आके मिलते हैं। और वो कौन सा जगह है? सूरजपुर जिला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।